ब्लर आ रहा है। नहीं वो अब झुक रहा है बस। चलो हेडिंग में शुरुआत करते हैं। द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए एंड द कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसमें लिखा सिंस द पाइवट कॉलम्स, सिंस द पाइवट columns, since the pivot columns of a matrix capital A, of a matrix capital A form basis for column space of A। ये बात हम लोग शुरू से जानते आए हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के पाइवट कॉलम को चुना जाए तो वो पाइवट कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस का काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बेसिस में जितने एलिमेंट आते हैं वही डायमेंशन बनती है। तो डायमेंशन पता करना है तो केवल पाइवट कॉलम की संख्या पता करनी चाहिए। जितने पाइवट कॉलम हैं वो डायमेंशन होंगे कॉलम स्पेस ऑफ ए के, और जितने नॉन पाइवटेड छूट गए वो डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ ए के लिए। लिख देना इसी बात को। सिंस द पाइवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए फॉर्म बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, comma, we know that the dimension of column space of A as soon as we know the pivot columns, since the pivot columns of a matrix capital A form basis for the column space of A। चूंकि जो आपके पाइवट कॉलम होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के वही कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस बना रहे होते हैं। we know that the dimension of column space of A as soon as we know the pivot column, हम तुरंत डायमेंशन की संख्या को पा सकते हैं उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी हम पाइवट कॉलम की संख्या को पा जाए। एक बार पाइवट कॉलम मिल गए, संख्या गिन ली जाए, वही हमारे कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस का काम या डायमेंशन का काम करेगा। संख्या डायमेंशन का काम करेगी, और जो पाइवट कॉलम बने हैं मेन मैट्रिक्स से वो कॉलम उठाओ ना, ये नहीं कि इक्लान फॉर्म से वो कॉलम उठाएं और इक्लान से उठा लिए सब चेंज हो चुका है ना। याद है? एक एग्जांपल बोलो, एक एग्जांपल सब चेंज हो जाए जिसमें उठाएं हम मेन मैट्रिक्स के बजाय इक्लान फॉर्म से और चीजें बदल जाए। कुल मिला के हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, हमको दो एग्जांपल ऐसे बताओ जिसमें पहला एग्जांपल ऐसा होना चाहिए जैसे एग्जांपल के तौर पर R4 लेकर के चल रहे हैं, ठीक। R4 का कोई सब स्पेस हमने लिया, R4 का जो सब स्पेस हम ले रहे हैं उस सब स्पेस के डायमेंशन को बताना है। तो जाहिर सी बात है जो मैट्रिक्स दी गई होगी उस मैट्रिक्स के कॉलम को पता करें कौन कौन सा कॉलम पाइवट है, वो पाइवट कॉलम चुन लें, बेसिस हमको मिल जाएगा। जैसे हम ये ले रहे हैं 1 2 3 और यहाँ ऐसे ले लिया, ठीक। तो कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए बोलो क्या होगा? सर यहाँ पे जैसे लेंगे तो इसको रिड्यूस करेंगे इक्लॉन फॉर्म में। नहीं, अभी अभी पहला वो कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या होगा? कॉलम तीनों कॉलम ले लेंगे हम लोग। कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या होगा? स्पैन ऑफ कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे जितने कॉलम है सबका आर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि ये होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ C1, पहला कॉलम 1 2 2, फिर अगला सेकंड 2 5 4, और इसी तरीके से अगला होगा 3 7 6। ये तो लिया, ये पूरा कॉलम स्पेस ऑफ ए आया। अब बारी आती है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए का बेसिस चाहिए, इसका बेसिस क्या होगा? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस इक्लान फॉर्म तैयार करें, yes। यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहला तो रहेगा 1 2 3, अगला 2 1 2 0 2 2 4 1 5 2 3 6 1 7, ये लिया। और लास्ट का 2 1 2 2 2 4 2 3 6 0 हो गया, ठीक। पहला कॉलम पाइवट, दूसरा कॉलम पाइवट। तो अगर बेसिस चाहिए तो बेसिस में बोलो यही दोनों चुन ले या यहाँ से लौट के दो चुने? लौट अगर यही दो चुन लिए तो वहां पर गलती क्या होगी?
सर ये लास्ट इंट जैसे उसमें LD 1 2 2 है ना, हाँ तो सर इसका लेंगे तो यहाँ पे 0 है, हाँ। इसी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नहीं आएगा। हाँ, थर्ड एंट्री यहाँ जितने वेक्टर लिए जा रहे हैं वो सब के सब R3 से लिए जा रहे हैं और R3 से भी उनको लिया जा रहा है जिनके तीनों मेंबर तीसरी एंट्री सबके पास अभी मौजूद है, प्रेजेंट टाइम में अभी मौजूद है। हो सकता है किसी जोड़ तोड़ में कोई वेक्टर ऐसा तैयार हो, जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो हो सकता है कोई वेक्टर तैयार हो जिसमें थर्ड एंट्री 0 बैठ जाए, ठीक। लेकिन कभी कभी, हमेशा तो बैठेगी नहीं, हमेशा तो छोड़ो, ये पहला वेक्टर ही एंट्री पा रहा है कॉलम स्पेस की दुनिया में, तो कॉलम स्पेस में एक मेंबर आएगा 1 2 2, ये तो मिल गया। लेकिन अगर यहां से चुनते हैं कि पाइवट कॉलम ये है और इसको चुन लिए तो पूरी एक्स एक्सेस मिल रही है, 1 0 0 पूरी एक्स एक्सेस मिल गई, लेकिन थर्ड एंट्री नहीं रखा। और अगर इसको और इसको दोनों को लिए 1 0 0, एक तो ये ले लिया और दूसरा ले लिया 2 1 0। अब दिक्कत ये है, चाहे जो लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर लो थर्ड एंट्री जिंदा नहीं होने वाली है, इसीलिए ये गड़बड़ी है, यहां से नहीं चुना जाएगा। यहां से सिर्फ पाइवट कॉलम की संख्या पता करो, यानी रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म जो होता है या सीधे कहें इक्लान फॉर्म, वो इंफॉर्मेशन देता है केवल डायमेंशन के बारे में, ठीक। अच्छा, एक और चीज दिमाग में, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं तो पुरानी चीजें याद करने के चक्कर में ये बताओ, किसी मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में बदल दिए, ये मैट्रिक्स दी गई थी, इसको इक्लान फॉर्म में बदल दिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहां से, बारी बारी बोलना, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। पहली बात तो डायमेंशन मिलेगा। डायमेंशन किसका किसका, हम इधर कॉर्नर पे लिख के चल रहे हैं। सबसे पहली बात जो है वो इसका ऑर्डर देख लो पहले, 3x3, तो डोमेन जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा R3 से कहाँ रहा होगा, R3 में रहा होगा, ठीक। अब इंफॉर्मेशन बोलते जाओ। पहले ये डायमेंशन पता हो जाए कॉलम स्पेस का, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पाइवट है। और नल स्पेस का डायमेंशन पता हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम 1, ये LILD पता चल जाएगा। LILD किसके लिए, LILD मैट्रिक्स के लिए, मतलब अगर हम पहले कॉलम को V1 कहें, दूसरे कॉलम को V2 कहें और तीसरे को कहें V3, तो इसका मतलब एक बात पता चली, वेक्टर V1 वेक्टर V2 और वेक्टर V3, इसका जो कलेक्शन होगा ये कलेक्शन कौन होगा, LD होगा। और 1 1 हाँ, मेन चीज बोलो, कैपिटल T को क्या कहा जाए, 1 1 2 नहीं, 1 1 तो क्या कहा जाए, 1 1 सिर्फ, 1 1 के लिए सारी रो पाइवटेड होनी चाहिए। और तेज दिमाग चलाओ, जल्दी पहुंचोगे, भयानक तौर वाला ताउते 1 1 है, अंडू नहीं है, ताउते की तरह दिमाग चलाओ, 1 1 है, गड़बड़ा गए, कहे ना ताउते का दिमाग चलाओ, ताउते, दोनों नहीं सर, ताउते में हम कुछ हिंट दे रहे हैं। LD ट्रांसफॉर्मेशन और निकल रहे हैं IMT आप बोलो। 18 के 18 स्टेटमेंट पूरे सब गलत, सब गलत, एक तरफ से सब गलत, Yes. क्योंकि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम था, हाँ। यानी केवल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, यहाँ तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल Invertible नहीं। अब क्या कहा जाए, अब 18 का 18 स्टेटमेंट में जो 2 4 याद आए बोलो। अरे भूल गया 18 स्टेटमेंट याद करो, हो जाएगा उसमें, टुकड़े में बोलो ना, जो याद आए वही बोलो, कौन सा अपने को एकदम चाहिए। इनकंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट, हाँ। उसके बाद बहुत इंफॉर्मेशन है, भूल गए, 1.5 महीने में भूले हो। नाइदर वन नॉर अंटो। जो लोग नहीं आए हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो लोग वीडियो रोक करके सोचेंगे इस बात को कि कौन कौन से 18 स्टेटमेंट थे। जी सर। अरे फुटकर निकालना ऐसे, देखो सबसे पहली बात जो टुकड़े में आती है, याद आएगा धीमे धीमे, मैट्रिक्स कैसी, फ्री वेरिएबल, उसके बाद मैट्रिक्स कैसी, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा जाता है कि 1 1 और आंटो ये इकट्ठे आते हैं, ना तो 1 1 होगा ना अंटो होगा ना नाइदर वन होगा। तो अब तो दोनों नहीं आएंगे, आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम्स दिए गए हैं, इसके कॉलम्स ये कभी भी पूरे R3 को स्पैन नहीं कर पाएंगे, रोक लग गई। और जिस दिन ये पूरे के पूरे R3 को स्पैन नहीं कर पाएंगे, उस दिन एक बात और तय है कि उस दिन हम ये बात कह सकते हैं कि आज की तारीख में कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल A मस्ट बी द सबसेट ऑफ R3, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, यहाँ रोक लग गई। अच्छा, फिर अगली बात देखना,
नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम की संख्या कितनी है? एक है। इसका मतलब Ax इज इक्वल टू नल। ये कैसा सॉल्यूशन रखेगा? नॉन ट्रिवियल रखेगा। अच्छा फिर सुनना, ये नॉन ट्रिवियल रखेगा और फ्री वेरिएबल की संख्या कितनी है? एक है फ्री वेरिएबल की। तो ये बताओ सॉल्यूशन सेट की ज्योमेट्री क्या होगी? सॉल्यूशन सेट की ज्योमेट्री, एक ही फ्री वेरिएबल है, एक फ्री वेरिएबल का मतलब आपको क्या मिलेगा? लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिलेगी। ये मिला। अच्छा ये बताओ अगर इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसका नॉन होमोजीनियस के साथ क्या कनेक्शन आज की तारीख में कुछ रहा होगा? नॉन होमोजीनियस के केस में इसका कनेक्शन, हाँ कुछ भी के लिए सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, कुछ भी के लिए सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, सबके लिए कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हम आज कह सकते हैं Ax इज इक्वल टू वेक्टर b, ठीक, इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फॉर सम वेक्टर b बिलोंग टू द R3। R3 में कुछ वेक्टर हैं जो कैपिटल A की कॉलम से जनरेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। स्पैनिंग की बात हो गई है, इनकी बात हो गई है कि ये आज की तारीख में इनकंसिस्टेंट बन रहा है, ठीक। बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो रो स्पेस की भी बात की जाएगी, अभी तो फिलहाल है नहीं, जब उसकी थ्योरी आएगी तब। वो याद रखने पड़ेंगे 18 के, अभी तो आगे चल करके 24 तक पहुंचेंगे वो स्टेटमेंट। हाँ आईएमटी पूरा एकदम लास्ट वाला जो चैप्टर होगा उधर भी आईएमटी अपने आप को फंसाए रहेगा। उधर भी पूरी मैट्रिक्स में आईएमटी ही तो एक है जिसमें अगर ऑप्शनल बनाना चाहो तो उसे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को उठा करके सजाते चले जाओ, बस खाली एक एक गड़बड़ी मारते जाओ, एक एक गड़बड़ी मारते जाओ। अच्छा जैसे अभी इसका बताना 1 2 3 2 1 2 2 4 1 5 2 3 6 1 7 3 3 2 6 3 9 अच्छा यहाँ से 2 1 के 2 2 2 4 तो 6 और 3 6 1 7। अभी आईएमटी का इस्तेमाल करो। आईएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर है 4 गुणे 3, इनकी वजह से ये आईएमटी को लगने नहीं देंगे। यही याद रखना है, आईएमटी जब लगाओ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगाओ, नॉन स्क्वायर है आईएमटी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब आज की तारीख में, अच्छा आज की तारीख में कुछ बोलो ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात पे इस पर कुछ बोलो। कहाँ से होगा? मतलब डोमेन रहेगा R3, को डोमेन रहेगा R4, ठीक। और बोलो कन्वर्ट हम पुराना बस रिकॉल करवा रहे हैं। इक्लोन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें आंटो होगा, आंटो ऐसे ऐसे हो जाएगा। पहले इक्लोन फॉर्म में ले तो ट्राई कर चेंज करो ना। अरे ऐसे देख के बोलो, चेंज क्या करना है, ऐसे देख के बोलो। थर्ड वाली पूरा 0 हो जाएगी, सेकंड वाली पाइवट आंटो होगा, तीनों रो पाइवट, तीनों कॉलम पाइवटेड है इसलिए आंटो हो जाएगा। कॉलम नहीं ओ सर अभी याद आएगा, थोड़ी देर में याद आएगा। 1 1 की पॉसिबिलिटी है, देखो 1 1 की पॉसिबिलिटी, अभी हम पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं क्योंकि 1 1 तो तभी चेक करेंगे जब इसको इक्लान फॉर्म में लेकर के जाएं। आंटो चेक है, आंटो ये और ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया अपने बहुत ज्यादा फेवर में आ जाए, लेकिन फिर भी ये एक हिस्सा ऐसा है जो हमेशा कैसा रहेगा, नॉन पाइवट। और एक भी रो अगर आपकी नॉन पाइवट हो गई तो कुछ भी हो जाए, Ax इज इक्वल टू B एक दुनिया में इनकंसिस्टेंट बनेगा, कभी ना कभी तो बनेगा। और जिस B के लिए इनकंसिस्टेंट बन रहा है, तो इनकंसिस्टेंट बनने का मतलब है कि आज की तारीख में क्या लिखे, रेंज की कहानी बोलो, इनकंसिस्टेंट रेंज की कहानी बोलो। सब सबसेट होगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ R4। ये और सबसेट होने का मतलब ये कोई ना कोई भी छूट गया है जिसके लिए ये सिस्टम आज की तारीख में इनकंसिस्टेंट बना हुआ है, ठीक। सर जो कार्डिनलिटी वाली बात हुई थी रियल में कार्डिनलिटी, हाँ मतलब कि कल की आज काश तो हुई नहीं, कल पहले 1 1 आंटो के लिए कार्डिनलिटी देखते थे, हाँ कि A की कार्डिनलिटी m है तो B की n हो जाएगी। फाइनाइट सेट पे देख रहे थे, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो या फंक्शन ले ले, हाँ। A to B ले लें और A की कार्डिनलिटी m ले लें, B की n ले लें, तो कहते थे कि अगर B की कार्डिनलिटी ज्यादा हो तो फंक्शन 1 होना चाहिए, R2 कुछ बोलते नहीं थे ऐसे। तो सर यहाँ से भी वही, ये यहाँ से लिया गया, ये वहाँ से लिया गया है। नहीं वो रियल का फंक्शन का, एक्चुअली फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो काफी पहले का है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है खुद।
तो जब ये फंक्शन खुद है तो ये फंक्शन की सारे बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा, इसकी मजबूरी है। ये कोई अलग मेंबर नहीं है। एक्चुअली फंक्शन की जो कैटेगरी थी उसमें ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी है लीनियर की, ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी है तो फंक्शन की कैटेगरी, तो फंक्शन के बिहेवियर को इनकार तो कर नहीं पाएंगे। तो जितनी बातें फंक्शन के लिए होती थी वो सारी बातें इसके लिए होंगी, कोई अंतर नहीं। अब यहाँ जैसे हम ले लिए 1 2 3 4, किसकी कार्डिनलिटी ज्यादा करने कह रहे हो? बी की ज्यादा करने, तो 2 3 9 2 1 5 6 ऐसा कर दें। अब आंटो हो नहीं सकता, निश्चित तौर पे ये बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा दौड़ सकते हैं। इनके दौड़ने की दो कंडीशन होती है। पहला, या तो 1 by 1 दौड़ेंगे या 1 by 1, 3 लोग छूट गए खाली, ठीक। और या तो ये सारे लोग गुटबाजी करेंगे, और जब ये लोग गुटबाजी करेंगे तो ये सारे लोग कहीं एक ही जगह पर दौड़ जाएंगे। अब तो और छूट गया, तो जब सारे लोग एक ही जगह पर टूट पड़े जा करके केवल इतने हिस्से पर, तो इतना हिस्सा तो इन्होंने छोड़ दिया। ये वैसा ही ना जैसे शादी वादी में पंडाल लगा दो, आइसक्रीम के ठेले पे सब टूट पड़े हैं, चाट वाला खाली छूटा पड़ा है। तो निश्चित तौर पे ये इतनी चीजें फादिल हो गई, ये फेंकनी पड़ेगी। तो जैसे फेंकनी पड़ गई, इसका मतलब आज की तारीख में रेंज कोडोमेन का हिस्सा है। और रेंज कोडोमेन का हिस्सा भी हो और कोडोमेन पे पूरा का पूरा ओवरलैप भी कर जाए, उसकी तो एक ही कंडीशन है, इधर जितने हैं सबके सब इंगेज हो। अच्छा, जब सबके सब को इंगेज करना चाहते हो तो दुनिया में एक कहानी है जब ये पूरी तरह से इंगेज हो सकते हैं कि दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर रखती जाए, कार्डिनलिटी बराबर कर दें, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। लेकिन ये भी याद रखें, सारी कहानी फाइनाइट के सेट की हम बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट की दुनिया बिल्कुल अलग चलेगी। इनफाइनाइट की दुनिया में नेचुरल नंबर का सेट इक्विवेलेंट होता है जेड के, दोनों काउंटेबल है, इसलिए वो रियल की कहानी है। हाँ, इधर फाइनाइट के किस्से को अगर देखा जाए तो फाइनाइट के किस्से में दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है, तो आंटो हो सकता है। लेकिन अगर बी की कार्डिनलिटी खुदा न खास्ता ज्यादा हो गई तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर, आज की तारीख में आंटो तो नहीं हो सकता। हाँ, 1-1 की पॉसिबिलिटी आज भी बरकरार है, 1-1 नहीं जाने वाला, ये था। रिदम टूटता है, बड़ा बेकार होता है। अरे 1.5 महीना टूटा है रिदम, कम नहीं लग रहा है। 1.5 महीना बहुत भारी काम होता है। अब तक तो हम लोग 5वें चैप्टर के आखिरी कहीं चल रहे होते हैं। ये हो गया एज वी नो द पाइवट कॉलम्स। इसके बाद फिर लिखना आगे द स्टैंडर्ड मेथड, उसी में स्टार्ट करके नीचे लिखना। द स्टैंडर्ड मेथड of finding a spanning set for null space of A. Finding a spanning set. The standard method of finding the spanning set for null space of A will produce exactly K. The standard method of finding a spanning set for the null space of A will produce exactly K linearly independent vector. Linearly independent वेक्टर्स, और इन वेक्टर को नाम दे रहे हैं वेक्टर u1, वेक्टर u2, इस तरीके से चलते चलते वेक्टर uk। ठीक, अच्छा, ये केवल तब होगा, ये सोचो जो लाइन लिखी गई है, ब्रैकेट में जो बात लिखी जा रही है उस बात को सोचना। कह रहे हैं द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग अ स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ ए। नल स्पेस ऑफ ए के लिए अगर आप स्पैनिंग सेट को निकाल रहे हो तो
तो इसका जो स्टैंडर्ड मेथड होगा निकालने का, स्टैंडर्ड मेथड अपना वही है कि दी गई मैट्रिक्स को उठा करके इक्लान फॉर्म में चेंज करें, और इक्लान में चेंज करने के बाद ही हम फ्री वेरिएबल की संख्या को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद ही ये कॉलम वेक्टर निकलने शुरू होंगे। तो द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग ए स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए के स्पैनिंग सेट को प्राप्त करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेथड होता है, विल प्रोड्यूस, वो बनाता है एग्जैक्टली के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, वो एग्जैक्टली के लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आपको देगा u1 u2 uk। लेकिन कब देगा, सोचो ये वेक्टर कब देगा, जब हम मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में चेंज किया गया या इक्लान में चेंज किया गया। इक्लान में चेंज करने के बाद हमको मिलता है कि हमको नल स्पेस ऑफ ए को स्पैन करने के लिए टोटल के वेक्टर मिले। ये के वेक्टर मिले, ये एक और बात की तरफ इशारा है, के नॉन पाइवट मिल रहे हैं, के नॉन पाइवटेड कॉलम मिले। इसका मतलब ये के वेक्टर आपको उसी दिन मिलेंगे जिस दिन आपके पास के फ्री वेरिएबल होंगे। तो वही ब्रैकेट में लिख देना, इफ देयर आर के फ्री वेरिएबल्स, if there are k free variables, if there are k free variables, ठीक, one for each free variable, each free variable। अगर वर्डिंग याद हो तो शुरुआत में जब थ्योरी चली थी तो हम एक वर्डिंग बार बार इस्तेमाल करते थे जहां पर पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शंस लिखा जाता था, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोले हुए थे। वहां पर हम कहते हैं जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतने कॉलम टूटेंगे, यानी हर फ्री वेरिएबल के नाम पे एक कॉलम अपने आप को देगा। तो सेम कंडीशन है, के फ्री वेरिएबल है तो हर फ्री वेरिएबल के लिए, पहले फ्री वेरिएबल के लिए u1 आएगा, दूसरे के लिए u2 आएगा, तीसरे के लिए u3 और लास्ट वाले के लिए uk। तो वही लिखा गया वन फॉर ईच फ्री वेरिएबल, हर फ्री वेरिएबल के लिए आपको एक वेक्टर मिलेंगे, ये टोटल आए। तो इसका मतलब आज की तारीख में नल स्पेस की डायमेंशन भी कितनी होगी, के होगी। लिखना आगे इसमें। इसलिए ये जो फ्री वेक्टर आ रहे हैं, ये वेक्टर u1, वेक्टर u2 सो ऑन वेक्टर uk, ये जो सेट बना, यही सेट हमारे नल स्पेस के लिए बेसिस का काम करेगा। दिस इज अ बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए। और चाहे आगे यही बढ़ा देना, एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, चाहे कहें फ्री वेरिएबल और चाहे कहें नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम। ये सारी थ्योरी पीछे हम लोग ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुके हैं ना, इसको लिखते वक्त लगता है कि यार ये तो पहले लिखे थे, अब काहे लिखे हैं, पर नहीं लिखा गया है, बस खाली पढ़ा गया है। इसीलिए बेहतर तरीका ये होता है एक थ्योरी को इतनी बार मथा जाए कि आगे जब ये थ्योरी आए तो लगे हाँ इस पे काम हो चुका है, नहीं ना लगे। हाँ, नए बहुत रखना पड़ता है। जैसे वो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स वाला था, इसके पहले वाला चैप्टर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का, उसमें एकदम नई थ्योरी थी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स की। अभी हम ये है पूरी एक सीरीज हम गिलबर्ट स्ट्रेंज की बनाएंगे। उस किताब में बहुत कुछ ऐसा, हम उसको पढ़ रहे थे, वापस ओपन किए हुए थे, तो उसमें इनिशियल स्टेज में ही काफी सारी एकदम नई थ्योरी अलग अलग टाइप की मिल रही है, उसकी सीरीज। लेकिन इसके खत्म होने के बाद बनाएंगे, तब बेहतर रहेगा। एक तो वैसे ही डेविड सी ने लगा लो, आधा गिलबर्ट स्ट्रेंज खत्म, आधा खत्म हो गया है। वैसे भी कोई एक बुक सॉल्व कर लो तो मैक्सिमम प्रॉब्लम दूसरे बुक में मिल ही जाती है। हाँ, और उस तरह तो उनकी फ्रिडबर्ग की है ही है, न्यूमेरिकल अप्रोच लेना, फ्रिडबर्ग लो, फ्रिडबर्ग इसमें लिखना। इन शॉर्ट, संक्षेप में कहें तो, इन शॉर्ट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। अब जो इन शॉर्ट है ना, यही मेन चीज पढ़ने की है, ये सारी चीज तो बस केवल और केवल एक्सप्लेनेशन था। इन शॉर्ट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, अगर संक्षेप में कहें तो नल स्पेस ऑफ ए की जो डायमेंशन होती है इज नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, इज नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, इज नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन द इक्वेशन
इन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखें, नल लिखें या बी लिखें, नल लिखें या बी लिखें, नल के लिए नल लिखें, हाँ नल ही लिखा जाएगा, यही रहेगा, बी नहीं हो सकता। बी जो होगा वो होमोजीनियस का किस्सा है, होमोजीनियस के किस्से में आप हमेशा ओरिजिन रखो, ये बात सही नहीं है, सॉरी नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के किस्से में हमेशा फ्री वेरिएबल तो आएंगे, अगर है उसके पास तो फ्री वेरिएबल निकलेगा, लेकिन नॉन होमोजीनियस के किस्से में इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता है, और उसका अगर फिगर याद हो तो जैसे नॉन होमोजीनियस का आपको सॉल्यूशन सेट मिल रहा है, तो सॉल्यूशन सेट कितने टाइप का मिलेगा, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इम्पटी सेट मिलेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यानी केवल एक आएगा, और या तो इनफाइनाइट मैनी आएंगे। सोचो जिस दिन केवल एक आएगा, सिर्फ एक, तो उस दिन केवल एक पॉइंट मिलेगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी के सॉल्यूशन में केवल और केवल हमको एक पॉइंट एक्स मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस दिन इम्पटी होगा खाली है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट के किस्से में लाइन प्लेन ये लोग छाए रहेंगे, तो लाइन भी अगर होगी ना तो वो लाइन ओरिजिन से हट करके जाएगी, और हम तलाश किसकी कर रहे हैं, नल स्पेस ऑफ ए। ये दुनिया सब स्पेस की है, ये ओरिजिन तो रखेगी ही रखेगी, इसलिए हम जो भी चर्चा करेंगे एक्स इज इक्वल टू नल, होमोजीनियस का ही केस होगा। The dimension of null space of A is number of free variable in the equation AX is equal to null, and और इसी के साथ the dimension of column space of A is the number of pivot columns, is the number of pivot कॉलम्स। और जिस दिन कॉलम स्पेस की डायमेंशन बतानी हो उस दिन केवल पाइवट कॉलम की संख्या ले, एक चीज लिख देना, पाइवट कॉलम्स इन कैपिटल, क्योंकि बात तो इसी के रिस्पेक्ट में हो रही है। बस एक एग्जांपल, तुरंत हम लोग आ गए एक्सरसाइज 4.5। एसकेएम एकेडमी में रिंग थ्योरी के लेक्चर तो आने लगे, कल 3 घंटे का पहला लेक्चर है, अभी हम सुने नहीं हैं, वैसे प्लेलिस्ट पे सेव करके रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन 8:30-9 के आसपास बेसिक अच्छा देते हैं एग्जाम, पूरी डीप थ्योरी, मतलब जिसको भी अगर डीप थ्योरी पढ़नी है तो बिल्कुल एसकेएम के लेक्चर को प्रेफर कर लें, बिल्कुल। हाँ, वो जो टुटपुंजिया वाले होते हैं, शॉर्टकट पार करके निकलने वाले, जो कहेंगे हम खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो दूर ही रहे तो बेहतर है उससे ना। वैसे भी उनकी दुनिया वैसे भी ना बड़ी नौटंकीबाजी वाली होती है, शॉर्टकट वालों की। हाँ, वो हिट एंड ट्रायल वाले हैं, बस उनका सिक्का उछला, मिला सोल्यूशन तो ठीक, नहीं मिला तो हाय माई हाय बप्पा करेंगे। और थ्योरी वाले होते हैं दमदार। ये तो है पार्ट सी में राज चलता है थ्योरी वालों का, तो इसीलिए थ्योरी बेहतर है पढ़ना। सी और बी में भी आने लगे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। इनको चाहिए तो यही कि मतलब अगर आपको ढंग का टीचर देना है, ढंग का टीचर देना ना, पूछो डीपली थ्योरी ना, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब कहाँ से कैसे। पार्ट सी में इसीलिए तो नौटंकी होती है, जब उसमें देता है ना पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा वाला गलत है, तो वहाँ थ्योरी सोचनी पड़ेगी, और नहीं सोचोगे तो जाओगे काम से। एक साथ कई थ्योरी उसमें सोचनी पड़ेंगे, और तभी सोच सकते हो जब रहेगी थ्योरी दिमाग में, नहीं रहेगी तो फिर जब इंतजार करो बस खाली। एग्जांपल जय माता दी गाड़ी चलेगी। हाँ, बी फॉर बजरंगबली, डी फॉर दुर्गा माता। एग्जांपल 5 कितना सही हुआ, सेक्शन से में मेरा 5 तक गया, 5 में से। फाइंड द डायमेंशन, मेरा 3 मेरा 5 तक गया। फाइंड द डायमेंशन, बहुत प्रयास करने के बाद ये आखिरी है इसका एग्जांपल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, ऑफ द नल स्पेस and the column space, and the column space of capital A
नल स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन निकालिए मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए, जहां पर कैपिटल ए दिया गया है -3 1 2 6 -1 -2 और -4, इसके बाद -1 2 5 5, इसके बाद लिखना 1 3 8 1 3 8, लास्ट कॉलम में -7 -1, इसके साथ -4। अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे फटाफट दे दो इसको देख करके, सर बेसिक वाली। बेसिक चीज पहले तो नॉन पैरेंट डोमेन डोमेन R3, कोडोमेन R5 R5, ठीक। R5 to उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। R5 to R, ये यही पकड़ना, ये कितने का है, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 5, तो ये रहा R5 to R3। अच्छा R5 to R3 में एक चीज तो ऐसा पता चल रहा है, ये तो इधर है, ये इधर है, ठीक। इधर का हिस्सा R5 का, इधर का हिस्सा R3 का। 1 और आंटो में से किसकी मतलब पॉसिबिलिटी है, और कोई बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट होगा 1 आंटो में। 1 नहीं होगा, आंटो होने की पॉसिबिलिटी। 1 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आंटो की पॉसिबिलिटी है। है। पाइवट शिफ्ट होता है मिनिमा की तरफ, Yes. रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 5, कॉलम अपने ऊपर बर्डन लेता है 1 का, जी सर। और रो अपने ऊपर बर्डन लेती है आंटो का। तो रो कहती है कि हम इतने सफिशिएंट हैं, क्योंकि मिनिमा मिनिमम ये मिनिमा है तो इतना सफिशिएंट है कि ये आंटो कर सकता है, लेकिन इतने ज्यादा हो गए हैं कि 1 अपनी पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन की पहली इंफॉर्मेशन है 1 कतई नहीं होगा, आंटो की पॉसिबिलिटी बरकरार है। अच्छा फिर एक और बात बोलो, आंटो की पॉसिबिलिटी बरकरार है तो कोई एक और पॉसिबिलिटी बरकरार है, कंसिस्टेंट होने की। किसके? AX is equal to B may be consistent for every vector B। जब तक सॉल्व नहीं किया तब तक मे भी बोल सकते हैं, जिस दिन होगा उस दिन परमानेंटली बोलेंगे, होगा ही होगा। तो ये कंसिस्टेंट हो सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी 1 से कुछ नकारो सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। हाँ, जिस दिन इसके पास सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट उस दिन निश्चित तौर पर इसके पास कुल कितने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन वाले को इसका झंझट नहीं है। अच्छा Ax इज इक्वल टू नल की दुनिया बोलो, Ax इज इक्वल टू नल की दुनिया। इसमें इनफाइनाइटली मैंने बी के लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे। किसके? नहीं बी 0 हो गया। AX के लिए इसमें भी हाँ। कंसिस्टेंसी हो सकती है। यूनिक सॉल्यूशन सोच लो, यूनिक नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके भी, अरे इसके इनफाइनाइटली मैनी मिल रहे हैं, इसके इनफाइनाइटली मैनी ही आएंगे। इनमें और इनमें सोचो, इस दोनों हिस्से में फर्क केवल इतने का ही तो है, ये तो बदल नहीं रहा। तो अगर एक बार कैपिटल ए ने फ्री वेरिएबल रख लिया है तो इसमें तो रखेगा। तो इसका मतलब इसके भी सॉल्यूशन कुल कितने इनफाइनाइटली। अच्छा इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इस ज्योमेट्री बोलो, क्या इसकी ज्योमेट्री पॉइंट हो सकती है? नहीं होगी, तो या तो लाइन होगी या तो प्लेन होगा। अच्छा कंफर्मली बोलो क्या होगा? कंफर्मली प्लेन होगा, क्योंकि ये कितने हैं? 3 हैं, 2 तो फाजिल छूटेंगे, वो 2 फ्री वेरिएबल का मतलब आप प्लेन बना रहे हो। और प्लेन भी कौन सा? अगर वर्जिन से ना जाए ऊपर जाए। सोच को हम इसके किस्से में पूछ रहे हैं। 0 की बात करेंगे, नल स्पेस की ज्योमेट्री प्लेन है, तय हो गई। नल स्पेस ऑफ एक ज्योमेट्री प्लेन तय हो गई। अब ये प्लेन कैसा होगा? अगर उसके लिए किस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से गुजरेगा? ओरिजिन ओरिजिन जाएगा। नल स्पेस के लिए मांग रहा है ना, नल स्पेस तो वैसे ही सब स्पेस है, ओरिजिन रखेगा, तो इसके लिए प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। अगर ये बी के लिए बात अभी और बातें कही जा सकती है। 18 स्टेटमेंट अपने हाथ में गलत होने वाले हैं। IMT के 18वें स्टेटमेंट गलत करें जी सर। ना। चलो आगे बढ़ते हैं लेकर के, इसे इक्लान फॉर्म में चेंज करते हैं। सिर्फ डायमेंशन बतानी है, इसलिए केवल इक्लान फॉर्म में चेंज करके पाइवट नॉन पाइवट कॉलम की संख्या पता कर लो बस। शुरुआत करें। कैपिटल A इज इक्वल टू -3 1 2, ये रहा 6 -2 -4 -1 2 5, अगला है 1 3 8 -7 -1 -4। दिस इज इक्विवेलेंट टू, इंटरचेंज ले लें, इनको भेजें ऊपर, इनको नीचे, यानी कि कह दिया जाए R1 goes to R2, R2 goes to R1, 1 -2
2 3 -1 उनको नीचे लाएं, -3 6 -1 1 -7, इसका हो गया 2 -4 5 8 -4 इक्विवेलेंट टू 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड कर दिया जाए, यानी यहाँ पर अप्लाई करें R2 गोज टू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दी R1 एक बार, दूसरी बार नीचे कितना है 2, तो इसका मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 से घटाएं, R3 गोज टू R3 -2 टाइम्स ऑफ दी R1, अप्लाई करो 1 -2 2 3 -1 3 1 के 3 ऐड किया 0, 3 दूनी 6 -6 प्लस 6 0, 3 दूनी 6 हाँ 3 से करना 3 दूनी 6 और नीचे वाले में ऐड कर रहे हैं 5, 3 तक का 9 1 10, 3 1 के 3 -3 नीचे ऐड करो 7 3 10 -10, 2 1 के 2 2 में से 2 गए 0, 2 दूनी 4 -4 नीचे घटाएंगे +4, ये भी कितना 0, 2 दूनी 4 5 में से 4 गए 1, अगला हिस्सा 2 3 6 और 8 में से 6 निकाल दो 2, फिर सही चल रहे हैं, गड़बड़ हुआ कहीं 3 से कर रहे थे ना, नहीं 2 से 2 3 6 और 8 में से 6 गए 1 2 -2 यहाँ से 2 1 के 2 -2 -2 ही रहेगा, फिर से चेंज कर देगा 2 आके इंटरचेंज करें चाहे डिवाइड कर दें हाँ डिवाइड कर दे ना, डिवाइड कर दे बेहतर रहेगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू यहाँ लिखे हैं R2 गोज टू R2 डिवाइडेड बाई 5, R2 डिवाइडेड बाई, अच्छा रुको 5 कर दें कि -5 कर दें, जोड़ दिया जाएगा -5 से जोड़ दो, -5 कर देते हैं, तो ऊपर का तो रहा 1 -2 2 3 -1 0 0 -5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया -1, ये हो गया -2 और वो हो गया +2, फिर 0 0 1 2 -2 जस्ट अपोजिट ऐड कर दिया जाए, मामला ही खत्म इनका, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 -2 2 3 -1 0 0 -1 -2 2 और चेंजिंग हो रही है R3 गोज टू R3 में ऐड कर दिया R2 को, तो 0 0 0 0 0 लो भैया ना ये 1 1 बनने को तैयार है ना R को डायमेंशन दे दिया, 2 पाइवट कॉलम, कॉलम स्पेस 2 पाइवट कॉलम का मतलब ये हुआ इन दोनों को इधर लिख दें क्या, डायमेंशन ऑफ चलो ऊपर मिटा के लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम is equal to 2 and dimension of null space of A is equal to number of non-pivot column. Non-pivot column and this is equal to 3. ये बात दिमाग में, neither 1 1 nor on 2. नोट करो फिर आगे चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू, चैप्टर खत्म। अभी हम कल क्या आज हम 3 दिन से सेकेंड ईयर वालों से ऊपर ना थोड़ा सा अंदर बुदबुदाहट है, अभी भी कुछ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है ना, कल भी कोई रिस्पांस नहीं, आज भी कोई रिस्पांस नहीं, तीसरे दिन हो, आज तीसरा दिन पूरा हो सीरियस नहीं ले रहे ना, हो, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं ले रहे, मतलब हम उनसे पूछ रहे हैं साफ सुथरा कि भैया जो सवाल ना आ रहा हो हमको बोल दो, किताब का नंबर, किताब में फला पेज नंबर पे ये वाला सवाल है, वीडियो बना करके अपलोड कर दें। फ्री में चीजें मिल रही ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, यही पैसा पे कर रहे होते ना तब तो बिल्कुल आते हो लोग, जाते थे, टीचर बोल देता था कोचिंग में ठीक कि आज हम नहीं आएंगे, ग्रुप पे मैसेज आ गया, आ करके लौटते थे, उधर समझ में आता था ना। अभी इधर यही हमसे बोले हुए थे कि पेमेंट लिंक उसी को देंगे जो पेमेंट देगा, हम सीधा इनकार किए कि नहीं भैया, जब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो काहे का किस बात का पेमेंट, ठीक फ्री फंड पे पढ़ाओ, फ्री फंड पे पढ़ाने के बाद भी अच्छा ये वर्डिंग इस्तेमाल करो ना, फ्री फंड पे पढ़ाओ, तो बुरा लगता है अपने को भी यार, मतलब कौन सा एहसान लाद रहे हो,
तुम इस पढ़ने आते थे ना, तो एहसान तो लाद नहीं रहे, लेकिन फिर भी अब वर्डिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि 3 दिन बीता हुआ है और अभी तक इनको ये भी नहीं है कि मेरा अगला ही चैप्टर शुरू हो जाए नॉर्मल ट्रांसफर्स वाला। अभी रेडियल ट्रांसफर्स पे अटके हुए हैं उस पर और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जो सबसे सीनियर हैं जिनका एग्जाम होना है 3rd ईयर, उनका हाल जान लो। 3rd ईयर का क्या हाल है। कल 2 लेक्चर सुबह सुबह अपलोड किए, मेरोमॉर्फिक का तीसरा और चौथा, दोनों में न्यूमेरिकल, वही जो न्यूमेरिकल भेजे थे। व्यूज कितने हैं देखने वाले, वो केवल पहले लेक्चर को 9 लोगों ने देखा है, दूसरे लेक्चर को 2 या 3 लोगों ने देखा है। सवाल इनको नहीं लगाने हैं, थ्योरी से परिपूर्ण है दिमाग उनका, क्या ही कहा जा सकता है। अच्छा इस पे ना बुरा लगता है यार कि मतलब हम काहे टाइम खोटा करके वीडियो ही बना रहे हैं, हम अपना ही पढ़ लेते यार उससे ज्यादा। एक वीडियो को बनाने में पहले बनाएं फिर कंप्रेस करें, खर्चा करें अपना टाइम, और तुम्हारी ये लापरवाही हम जान रहे हैं। जो देखे भी हो ना उसमें केवल एक लड़का है जो देखा होगा, हम जान रहे हैं वही सबसे ज्यादा सिंसियर था, वो एक देखा होगा और बाकी जितनी है वो सब लड़कियां देखी हुई हैं। 9 लोगों में 1 लड़का और 8 लड़कियां होंगी, बाकी सब लापरवाह। इस पे कुछ नहीं किया जा सकता, बस वही है हिंदुस्तान को प्रभु चला रहे हैं किसी तरीके से, और कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स देखिए नहीं तो छोड़ दीजिएगा, मतलब छोड़ ही देंगे यार, कौन सा अपने को इतनी गरजट की है। बनाते किस लिए ना, जो थोड़े पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान ना हो, हाँ, कि वो अपने एग्जाम टाइम पे, जैसे ये 9 लोग जो देखे ना, ये 9 लोग एग्जाम टाइम पे झेले ना, ये रहे कि हमारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या कहा जाए, देखा जाएगा, नहीं हम तो ग्रुप थ्योरी अपनी बढ़ाएंगे आगे। और क्या अपने में टाइम जिससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। 4.5 एक्सरसाइजेस। चलो इनकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो काफी सिंपल में है। इसके ना जब ट्रू फॉल्स खत्म होंगे फिर ऑप्शनल आएंगे इसके, तब मजेदार है। उसके पहले तो बस खाली अभी जितनी थ्योरी है उतनी मथनी है। फॉर ईच सबस्पेसेस, फॉर ईच सबस्पेस इन एक्सरसाइजेस 1 to 8, इन एक्सरसाइजेस 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जितने भी सब स्पेस दिए जा रहे हैं उस पे जो जो बात करनी है वो, पहली चीज फाइंड अ बेसिस, फाइंड अ बेसिस, पहली बात तो बेसिस को फाइंड आउट कीजिए। एंड और दूसरा बी पार्ट, स्टेट द डायमेंशन, डायमेंशन बताइए, स्टेट द डायमेंशन। डायमेंशंस कर दिया जाए, दोनों बता देंगे, नल स्पेस कॉलम स्पेस। फॉर ईच सब स्पेसेस इन एक्सरसाइजेस 1 to 8, 1 से लेकर के 8 तक आपको जो सब स्पेस दिए जा रहे हैं उसमें आप 2 चीजें बताइए। पहला फाइंड अ बेसिस, एक बेसिस निकालिए, और दूसरा स्टेट द डायमेंशन, डायमेंशन बताइए। पहला सब स्पेस H1 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, H1 कलेक्शन है उन वेक्टर्स का जो देखने में इस टाइप के होंगे, S minus 2t, S plus t, 3t। H1 is the collection of members from R3, ये R3 के मेंबर को कंटेन करेगा, लेकिन शर्त है उन्हीं मेंबर को कंटेन करेगा जो दिखने में इस रूप से होंगे, S minus 2t, S plus t, 3t, such that जहां पर S, t belong to the real number set R। सिंपल सा, H1 को तोड़ दो, सॉल्यूशन। H1 को फिर से रीराइट करें तो H1 इज इक्वल टू, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेक्टर ऑफ द टाइप, S को कॉमन कर रहे हैं, S को कॉमन करते ही जो सबसे पहला कॉलम मिल रहा है वो 1 1 3 मिला, ये प्लस t को, अच्छा हाँ इधर नहीं 0, t को कॉमन किए तो t के साथ मिल रहा है -2 1 3, और सच दैट S, t belong to the real number set capital R। इसका मतलब H1 दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और दोनों वेक्टर कौन है, 1 1 0 -2 1 3। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन दिए गए दो वेक्टर्स के वो H1 के अंदर होंगे। इसका मतलब हम H1 को फिर लिख सकते हैं, H1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ V1 के फॉर्म में लिख दें। यस सर। चलो इसको कह दे रहे हैं कि ये मेरा वेक्टर V1 है,
और इसको कह दे रहे हैं ये वेक्टर v2 है, ठीक, केवल कॉलम वेक्टर, स्पैन ऑफ वेक्टर v1 कॉमा वेक्टर v2, ये है। साफ सुथरा दिख रहा है। तीसरी एंट्री 0 है और इसकी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब दो के दोनों वेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी दिस इंप्लाइज दैट बेसिस फॉर h1 इज इक्वल टू, h1 के लिए बेसिस होगा वेक्टर v1 कॉमा वेक्टर v2। रीजन बता देना, सिंस v1 v2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि v1 v2 एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। सर होमोजीनियस के केस में कॉलम स्पेस नल स्पेस दोनों सब स्पेस होता है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब ये सब स्पेस है, हाँ। ये कॉलम्स टाइप का है या नल स्पेस का टाइप का है। अभी जो लिखा गया है, हाँ। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये जो लिखा गया है अगर ये हम एक मतलब यहाँ कॉलम से- स्पेस है या ये एक नल स्पेस है, हाँ ऐसा कुछ। हाँ सर, जैसे किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, हाँ तो उसका कॉलम स्पेस कुछ होगा, नल स्पेस कुछ होगा। हाँ, तो इनमें से डायमेंशन नल स्पेस की क्या बनेगी, कॉलम स्पेस की क्या ना बनेगी? ना सुनो, जिस दिन तुमसे कॉलम स्पेस को पूछ रहा है, ठीक, उस दिन पहले ये देखो कि जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो कॉलम की वजह से बन रहा है। और कॉलम अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमको मेन मैट्रिक्स कौन सी होगी, मेन मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम स्पेस नल स्पेस जब निकलते हैं ना किसी मैट्रिक्स के लिए निकलते हैं, हाँ। उस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ पर कोई ऐसी मेन मैट्रिक्स नजर आ रही है? दिमाग चलाओ। एक मेन मैट्रिक्स होगी ना जिसका सबसेट मिला है। किसका? नहीं, दरअसल इसमें ये है 2x3 की। जैसे कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए लिख दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिखा गया, और ये कहा गया कि स्पैन ऑफ तैयार किया गया ये v1 v2 v3, ये इसी कॉलम का स्पैन तैयार हुआ। तो कॉलम का स्पैन तैयार हुआ, इसलिए इसको कहा जाएगा कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, तब ऐसा कहा जाएगा। अभी कैपिटल एच को देखो, यानी आज की तारीख में कैपिटल ए को कोई लिखना चाहे तो कैपिटल ए को ये भी लिख सकता है, इसका मतलब कैपिटल ए। अच्छा, कैपिटल ए तो सिर्फ मैट्रिक्स है, तो लिखेगा इसको कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज ऑफ द फॉर्म S1 इंटू 1 2 3 प्लस S2 इंटू 4 5 6 प्लस S3 इंटू 7 8 9, और बोल देगा S1 S2 S3 यानी SI बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R होगा। तो सर जितना हमें ये H1 लिखा है ये कॉलम स्पेस। हाँ, अभी ये जो लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया ये पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है 1 1 0 -2 1 3, इस मैट्रिक्स के लिए H1 इसका कॉलम स्पेस होगा। हाँ, इस टाइप के मैट्रिक्स के लिए। हाँ, इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए H1 कॉलम स्पेस ऑफ दिस है। जैसे हम इसको कहते हैं ये कैपिटल ए है, हाँ। तो इसका मतलब H1 कुछ और नहीं, H1 है कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, जहां मैट्रिक्स यही है 1 1 0 -2 1 3, ये बगल में बनी है। अब आई बात अगर समझ यहाँ में? से नल स्पेस की बात करें, किसकी? नल स्पेस। नल स्पेस की बात जब करेगा ना तब तुमको बाकायदा देगा इस तरीके से, तब तुमको ये करना है Ax इज इक्वल टू नल। नहीं सर, मुझे जानना जैसे सब स्पेस आप लिए ना, हाँ, तो इसमें पूछते कि डायमेंशन अगर नल स्पेस की पूछा, कॉलम कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, तब तुमको ट्रांसफॉर्मेशन देगा कि इसके अकॉर्डिंग बदलाव हो रहा है, और या तो तुमको ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा कुछ शर्तों के साथ, तब तुम डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि जब भी नल स्पेस बोलेगा ना तब बराबर करके जीरो दे रहा होगा। Ax इज इक्वल टू 0 के लिए नल स्पेस कैपिटल ए के नॉन Ax इज इक्वल टू नल, ऐसा लिखा उसने। जिस दिन वो कहता है नल स्पेस ऑफ ए, उस दिन उसका मतलब होता है कि आप इसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है सबको लिख डालो, हर पॉसिबल सॉल्यूशन लिख डालो। तो इसका मतलब अब अगर तुमको यहां से नल स्पेस देना हो, नल स्पेस, तो इसके लिए पहले ये मैट्रिक्स बनाओ और इस मैट्रिक्स को रखो Ax इज इक्वल टू नल की किससे पर यहां। अब इसके लिए जितना सॉल्यूशन निकाल सकते हो निकाल डालो, तब तुम्हारा नल स्पेस मिलेगा।
लेकिन अब सोचो आज की तारीख में नल स्पेस में केवल सिंगलटन जीरो आएगा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स दो ही कॉलम है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा, और यूनिक सॉल्यूशन देने का मतलब है कि नल स्पेस की दुनिया में आज की तारीख में केवल और केवल कौन बैठेगा, सिंगलटन जीरो बैठेगा। अब आई बात समझ में? मतलब इस तरीके जब भी बात करें मतलब कॉलम स्पेस की बात कर रहे हैं। हाँ, एक हिसाब से ये कॉलम स्पेस ही है, क्योंकि उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, उसने अपने मुंह से बस तुमको केवल और केवल एक सब स्पेस लिख करके दे दिया, सिर्फ इतना। H1 कहां तक पहुंचे थे? H1 इक्वल टू दिस पेन आप गिवन भी। हाँ, सो इसलिए डायमेंशन ऑफ कैपिटल H इज इक्वल टू कितने हो गए? 2। इसलिए कैपिटल H की डायमेंशन 2 होगी। H है H1 है, H1 होगा। डायमेंशन ऑफ H1 इज इक्वल टू 2। हो गया सर। ये हुआ। दूसरे में आओ। सर कॉलम की ब्रेक करने के बाद एलाइन चेक करना जरूरी है किस पे? इसी में। हाँ, इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिस देना है। अगर तुम सिर्फ ये लिखना चाहते हो कि कैपिटल H इज स्पैन बाय दिस, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन डायमेंशन बतानी होगी तो कैपिटल H जिनकी वजह से स्पैन हो रहा है, क्या वो लोग एलआई हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बोल सकते हो इस चीज को। नहीं, जैसे कॉलम की ब्रेक करने के बाद क्या एलाइन की सियोरिटी नहीं है? नहीं, ये देखो, जैसे हम ऐसा कुछ लिखते हैं, देखना, मान लो मैंने लिख दिया कैपिटल H इज द कलेक्शन ऑफ। अच्छा, नहीं सर क्लियर, Of क्योंकि the कॉलम vector। स्पेस की बात कर रहे हैं ना, कॉलम स्पेस में जैसे नल स्पेस की बात करते हैं वहां से ब्रेक हाँ। करने के बाद एलआई रहता है, श्योर रहता है। हाँ, ये कॉलम स्पेस की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सियोरिटी नहीं है। S प्लस 2t, हाँ ऐसा ही लिखते, एक और बता देते हैं, S प्लस 2t, या दो से ही काम चला लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। इधर हम लिख दे रहे हैं 2s प्लस 4t, और एक और लिख दे रहे हैं 3s प्लस 6t, ऐसा लिख दिया। ठीक, कैपिटल H उन लोगों का कलेक्शन है जो दिखने में इस टाइप के होते हैं, और एक बात के लिए कह भी दिया, चलो ये सब स्पेस बनाता है, कह भी दिया, तो इसको तोड़ते हैं, तो कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, यस को बाहर निकाल लिए, इधर कौन आया 1 2 3, और इधर प्लस t को बाहर निकाल लिए, इधर आया 2 4 6। अभी गौर करो, ये दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है, इससे और इससे, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के मल्टीपल हैं? यस सर। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब आज की तारीख में इसीलिए वो जो थ्योरी एक होती है कि किसी, अगर आपको वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बतानी है या किसी सब स्पेस की डायमेंशन बतानी है, तो उसके किसी मेंबर को लिखने के लिए या उसके जनरल मेंबर को लिखने के लिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत होती है, वही उसकी डायमेंशन बनती है। ये थ्योरी ना पार्शियली रॉन्ग हो जाती है, इसीलिए तब शब्द यही इस्तेमाल करना पड़ता है कि कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है, जो कांस्टेंट एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। अभी सोचो, अगर हम यहाँ पर यस को 2 लें, इधर यस को हम एक बार में 2 लें, ठीक, और इधर टी को कुछ भी ले लें, टी को हम 8 ले लें, या वैसे भी कुछ ना लो, ऐसे ही साफ सुथरा नजर आ रहा है कि इस हिसाब से देखोगे तो तुम ये कहोगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने लग रहे हैं, 2, तो डायमेंशन कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन गलत ये है क्योंकि ये दोनों वेक्टर तो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब 2 लोगों का कलेक्शन LD है, तो डायमेंशन केवल कितनी होगी, 1 होगी। तो इसीलिए सिर्फ वेरिएबल को देख करके बताना गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से कल भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था इसी का। अगला देखिए H2। H2 हमको दिया गया है 4s minus 3s minus t such that s comma t belong to the real number set R। अभी अगर आर्बिट्री कांस्टेंट देखो तो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 नजर आ रहे हैं, यस S और T, तो इसका मतलब डायमेंशन का जो इशारा है वो 2 हो सकती है, लेकिन बस हो ही सकती है, होगी या नहीं होगी ये तो पूरा ओपन करने के बाद मिलेगा। सॉल्यूशन में इसके लिख देना H2 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, हम S को बाहर निकाल रहे हैं तो कॉलम टूटेगा 4 - 3 0,
क्योंकि इसमें एस मौजूद नहीं, प्लस टी को बाहर निकालें, इधर के हिस्से में आएगा 0 0 -1 सच दैट एस कॉमा टी बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल आर। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि कहा जा सकता है H2 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, पहले को V1 कह दे रहे हैं, दूसरे को V2 बोल दे रहे हैं, स्पैन ऑफ V1 V2, ठीक, एंड और इसके साथ ही V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो इसलिए डायमेंशन ऑफ H2 इज इक्वल टू 2, इसलिए H2 की डायमेंशन 2 आएगी। गर्मी तीसरे पे आते हैं। बता देते तीसरा, और ये तुम लोग लगाओ। H3 इज इक्वल टू, कलेक्शन दे रहे हैं वेक्टर का 2c a माइनस b b माइनस 3c और a प्लस 2b, सच दैट a b c बिलोंग टू द R। वैसे तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 3 नजर आ रहे हैं, तो डायमेंशन उस हिसाब से 3 होनी चाहिए, लेकिन बस होनी चाहिए। ये लगाओ, देखो एक ये और इसके तुरंत बाद अगला वाला ये चौथा। H4 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ a प्लस बी 2a 3a माइनस बी और माइनस b सच दैट a कॉमा b बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। दोनों की डायमेंशन फटाफट निकालो। इसकी कितनी मिल रही है? 3, इसकी 3 आई और इसकी कितनी? 2। ठीक, तो कुल मिला के इसकी डायमेंशन 2 और इसके लिए डायमेंशन इज इक्वल टू 3। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग खुद से इसको ट्राई करेंगे, जो लोग देखेंगे वो इसको खुद से ट्राई करेंगे। हम लोग अगले पे आते हैं, 5वें पे। चलो 5वां देखते हैं। 5वां दिया गया है H5 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ a माइनस 4b माइनस 2c पहली एंट्री है, अगली एंट्री है 2a प्लस 5b माइनस 4c, इसके बाद की एंट्री है माइनस a प्लस 2c माइनस 3a प्लस 7b प्लस 6c, सच दैट a b c बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। इसका हिंट क्या है ना, जो नकल है इसमें सिर्फ आर्बिट्री वेरिएबल की संख्या गिन लो, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट का इस्तेमाल है? 3, यही अपर बाउंड है। 3 के ऊपर डायमेंशन नहीं जा सकती, या तो डायमेंशन 3 तक पहुंचेगी या तो 3 से कम होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैक्सिमम वाले ऑप्शन जो भी डिस्कार्ड हो किसके? हाँ हाँ, जितने जैसे 3 आया ना, अब अगर हम इसी में ऑप्शन में लगा देते हैं डायमेंशन ऑफ H5 इज इक्वल टू 3, दूसरा हम लगा देते हैं डायमेंशन ऑफ H5 इज इक्वल टू 6 लगा दिए, तीसरे में इसी पे लग दिए डायमेंशन ऑफ कैपिटल H5 इज इक्वल टू 2, और चौथा लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ H5 लेस देन आर इक्वल टू 3। बस सबसे पहले जो ज़्यादा वाला है इसको तो तुरंत वैसे ही काट दो,
क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, बच्चे तो तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब कुल डायमेंशन हाईएस्ट चढ़ सकती है तो 3 तक ही चढ़ेगी। तोड़ दो इसको हिस्से में, यानी H5 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ स्मॉल a इंटू 1 2 -1 -3, ये हो गया, प्लस b को बाहर निकाला, इधर वेक्टर टूटेगा -4 5 और यहाँ पर b नदारत 0, यहाँ पर 7 प्लस कैपिटल C, और अगला वेक्टर है -2 -4 2 6 such that A B C belong to the real number set R। ऐसे देखो क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल हो पाएंगे? सी मल्टीपल, C किसका? 2 से डिवाइड करने से फर्स्ट वाले अच्छा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 -2 से, तो -2 से किया तो -2 आया, -4 आएगा, -2, अच्छा माइनस माइनस +2 2 3 6 +6, ये और ये एक दूसरे का मल्टीपल हैं, तो पहले इन्हीं को रिमूव कर देते हैं। स्पैनिंग सेट थ्योरम का इस्तेमाल कर लें। स्पैनिंग सेट थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक वेक्टर बाकी बचे लोगों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसको डिलीट कर देने से स्पैनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट H5 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 2 -1 -3, ये हो गया, कॉमा अगला -4 5 0 7, बस तीसरा छोड़ रहे हैं, तीसरा इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज थर्ड इज द मल्टीपल ऑफ सेकेंड, ड्रॉप किया। ये दोनों क्या एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई करके -4 बनाओ, -4 × 1 -4 4 दूनी 8, अलग हो गया, इधर 0 है ही है, 0 वाले से कर यही निकाल है, ठीक, लिख देना इसके मतलब दिस इम्प्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ H5 इज इक्वल टू 2। अच्छा सोचो अगर वैसे मतलब आधी अधूरी खिचड़ी वाली जानकारी से करें तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर डायमेंशन बोलते हैं तो 3 बोल के चले जाएंगे, अब पता चलेगा तब लंका लगी है। नहीं, उसमें फिर इधर उधर करके चेक करना पड़ता, फिर बोलना पड़ता है। किसमें? ये सिस्टम आप क्वेश्चन में लिखा नहीं, हुआ है। उसकी सही वर्डिंग ये नहीं, वो है directly कि देखो, डायमेंशन ऑफ directly H5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट रिक्वायर्ड हाँ, फॉर कैपिटल H5। इसके लिए जितने इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ रही है आर्बिट्री वो होंगे। अभी आज की तारीख में इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे हैं, ये 2 वेक्टर तो ऐसे ही डिपेंडेंट हैं, इन 2 के डिपेंडेंट होने से A और C एक दूसरे के बहरूपीय वाले फॉर्म में हैं, जबरदस्ती रखे गए हैं। अगला उठाते हैं 8 तक यही काम है। 6 देखते हैं तो छठे पे आना, H6 इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है, H6 इज द कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द फॉर्म 3A माइनस या +6B, फिर अगला है -C 6A -2B -2C, अगला दे रहे हैं -9A +5B +3C, और एक लास्ट एंट्री है -3A +B +C सच दैट A B C बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। सुनो, तुम लोगों को अगर लिखना होगा ना, तुम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो लाइन बचाने के लिए, या चूंकि डेविड सी के ऐसा ही दे रहे हैं ना, हम बिल्कुल उन्हीं के तरीके से लिखते चले जा रहे हैं, मतलब इसको लिखना हो ऐसा लिखना, ये इस फॉर्म में 3A +6B -C, 6A -2B कोऑर्डिनेट का फॉर्म, -2C, -9A +5B +3C, फिर -3A +B +C, इस तरीके से लिख सकते हैं। गांव में जैसे पूड़ी खाने वालों की 5 बैठती है एकदम एक लंबाई में। चलो H6 को तोड़ते हैं, सॉल्यूशन H6 इज द कलेक्शन ऑफ, A को पहले बाहर निकालें, लीनियर कॉम्बिनेशन
एंट्री है 3 6 -9 -3 ये हो गया, प्लस b इंटू 6 -2 5 1 ये b का हिस्सा है, प्लस c इंटू इनके हाल पर देखते हैं -1 -2 3 और c सच दैट a b c बिलोंग टू द R। चेक करो ये 3 वेक्टर एलआई है या एलडी है? एंड यहाँ सी पे 1 होगा सर। कौन किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आया? फर्स्ट को 1/3 कर देंगे -1/3 पहले को -1/3 करें, ठीक, और 1/3 कर दोगे थर्ड आ जाएगा। C की जगह 1 होगा। कुल मिला के इसमें -3 से डिवाइड लगा दें तो ये बनने को तैयार है। ये तो सी में हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करो, सी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, C में -3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वही 3 1 के 3 3 दूनी 6 3 3 का 9 3 1 के 3। हाँ, ये दोनों फिर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अब फिर डिपेंड कर गए तो डिलीट मारो किसी भी एक को, चाहे इन्हें चाहे उन्हें, तो यानी दिस इंप्लाइज दैट H6 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ किसका किसका हुआ 3 6 -9 -3 ये पहला है कॉमा, दूसरे वाले में 6 -2 5 1 कुल मिला करके आर्बिट्री कांस्टेंट तो 3 दिख रहे थे लेकिन वास्तविकता सिर्फ 2 की है, यानी इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ H6 इज इक्वल टू 2 लिटल। सात 8 2 और सातवां लिखना H7 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ A B C, ये टपल का है 3 टपल में, ये ट्रिपलेट का कलेक्शन है सच दैट, और इस तरीके से है कि A - 3B + C इज इक्वल टू 0 पहली शर्त। दूसरी शर्त लग रही है B - 2C = 0, और तीसरी शर्त ये लग रही है 2B - C = 0, जहां पर A B C वही है, रियल नंबर से लिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि H7 में सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर आ सकते हैं जो इन लिखी गई 3 शर्तों को पूरा करें। कुल मिला के इसको अगर सही शब्द में कहना, रेस्ट्रिक्टेड सब स्पेस में जो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम अपने अंदर R3 के हर मेंबर को जगह नहीं देंगे, हम R3 के सिर्फ उसी मेंबर को जगह देंगे जो मेंबर इन 3 इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें। अभी बोलो कमलेश, तुम्हारे सवाल का ये जवाब है, तुम्हारे सवाल का ये जवाब है। पीछे जो निकाल रहे थे वो सारे कॉलम स्पेस पे जा रहे थे, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि ये नल स्पेस है। तो अब एक चीज तो तय होती है, इसीलिए उस वक्त ना बस खाली कॉलम स्पेस की चर्चा में थे। यहाँ पर जवाब ये है कि जिस दिन आपको नल स्पेस की बात कर रहा होगा तो नल स्पेस की बात करने का मतलब ये, इधर जो कंडीशन लगेगी होमोजीनियस रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग एक नकल ये भी बैठा सकते हैं दिमाग में कि अगर कोई भी सेट ऐसा डिफाइंड है कि उसके ऊपर होमोजीनियस रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो वो नल स्पेस बनने की तरफ तैयार हो चुका है। लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस की रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, इसी को अगर हम ये कर दें 2, क्या अब ये नल स्पेस रह जाएगा? अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मिक्सचर लग रहा है। अब नल स्पेस तो नहीं हो सकता। ये डायमेंशन की बात भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सब स्पेस ही नहीं होगा ना। ये कौन सा? यही जब यहाँ 2 होगा तब, हाँ, जब यहाँ 2 होगा, हाँ। अभी कुछ नहीं कह सकते अगर कि यहाँ 2 space होगा तो ये सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, हाँ, अगर अभी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि आमतौर पर नहीं ही होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये शर्त उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर देखना, अब इसको लगाते हैं, इसको हटा दिया, हम यहाँ पर कह दिए H7 के अंदर वही लोग आएंगे जो सेटिस्फाई करें A + 2B - C = 5, इसको सेटिस्फाई करें। अब आज की तारीख में ये जो 5 लग गया है ना, यही 5 ही रोक लगाएगा। हम कहेंगे कि अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि A B C ये H7 का मेंबर है, और H7 को हम ये भी कह देते हैं, चलो H7 को हम सब स्पेस भी कह देते हैं, बस कह ही रहे हैं
होगा नहीं, ये तय है। तो इसका मतलब सब स्पेस होने की वजह से इसके अंदर 2A 2B 2C को भी एंट्री पानी पड़ेगी ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। सारी बातें अगर देखी जाए तो इनकी भी एंट्री यहाँ पर मौजूद है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा चेक करो क्या ये उसको सेटिस्फाई करेगा। A की जगह पर 2A भरो तो कुल मिला के सब पे 2 का मल्टीप्लाई मार दे, मल्टीप्लाई मारते ये कितना हो गया 10, और हमको चाहिए कितना था 5। बवाल हो गया। इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। तो जब जब इधर होमोजीनियस वाली रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा ना, तब तब ये पॉसिबिलिटी है कि ये सब स्पेस की दुनिया के मेंबर होने चल रहे हैं। ये सब स्पेस बनाएगा, और जिस सब स्पेस को बनाएगा उसका नाम हमेशा, अगर बनाता है इधर 0 रहने पर, तो वो हमेशा कौन होगा, नॉन स्पेस होगा। क्या सर नॉन होमोजेनियस कंडीशन डालने के बाद ये कॉलम स्पेस नहीं बन सकता? नॉन होमोजीनियस की रेस्ट्रिक्शंस डालने के बाद ये कॉलम स्पेस नहीं बन सकता? कॉलम स्पेस बनने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी से ये बात तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कोई एक एग्जांपल से बोलो, कोई एक बोला इसी में एक और ले लीजिए ना, a + 3b - c इक्वल टू। अच्छा एक तो हम ये ले लें a + 2b - c इज इक्वल टू 0, और अगला a + 3b a + 3b - 2c - 2c इज इक्वल टू 4 करना इज इक्वल टू 4। ऐसा हाँ। देखो a b c इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब इसमें हम सब स्पेस मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। 2a 2b 2c मौजूद होगा। जहाँ जहाँ a है उसकी जगह पर रख देते हैं 2a, ठीक। b की जगह पर रखते हैं 2b, तो 3 × 2b, और c की जगह पर रखते हैं -2 × 2c इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या वो 4 आएगा? सोचने की बात है, क्या वो 4 आएगा? सर abc के ऊपर डिपेंड करेगा ना, हम abc चूज क्या कर रहे हैं। हाँ तो abc है वो नहीं आएगा, फिर 8 आने सोचो। लगेगा सर, 8 आने लगेगा। कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगी? चलो हम साफ सुथरा बोल रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगी, बस ये सोचो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। 0 भी नहीं होल्ड करेगा। कुल 10 प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, 10 प्रॉपर्टी, ठीक है। 10 में से क्लोजर सबसे पहले देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? सर वही जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हाँ। लेकिन ये तो 2a 2b 2c सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तुम एक काम करो ना, तुम ये पता कर लो इसका सॉल्यूशन सेट कौन है, सॉल्यूशन सेट पता कर लो। abc इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो इस सेट में आएगा। हाँ। चलो इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। हम इसको लिख दिए a + 2b - c इज इक्वल टू 0। अगला हम लिख दिए a + 3b - 2c इज इक्वल टू कितना, 4। और इसका सॉल्यूशन निकालना है, मैट्रिक्स की दुनिया में आते हैं। 1 1 2 3 -1 -2 डॉटेड लाइन 0 4 इधर आ गए। दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखना 1 2 -1 0, एक में से एक गए 0, 3 में से 2 गए 1, -2 + 1 -1, और 4 में से 0 4, ये रहा। तो कुल मिला के इनकंसिस्टेंट तो नहीं हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। अच्छा कंसिस्टेंट होने के साथ भी कुल कितने सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा। आओ चेक करते हैं, चलो सॉल्यूशन और निकाल लें। 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर घटा लेते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 1 के 2, 2 में से 2 गए 0, 2 1 के 2 -2, और ऊपर वाले में घटा रहे हैं +2, इधर होगा +1, इधर 0 0 1 -1 4, बस यही इतना। तो यानी अपने को मिला a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू बोलो a is equal to -c -c, ठीक। यहाँ से b बराबर बोलो a is equal to -4c, so sorry 4 + c 4 + c। इसका मतलब उसके अगर हम इसी को कहते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो इसको p कहते हैं, ठीक। तो इस सेट H7 में कौन आया, H7 इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द टाइप -c a की जगह पर कितना -c, b की जगह पर 4 + c, और c की जगह पर खुद c, क्योंकि फ्री वेरिएबल ही है, ठीक। इसका मतलब यहां से हम लोग पहुंचे H7 इज द स्पैन ऑफ, स्पैन ऑफ कहना सही होगा, सोच लो। अभी नहीं, अभी और तोड़ो इसको, ये टूटेगा। पहले c को बाहर कर लेते हैं, कौन आया -1 1 और 1 ये हुआ। अब किसको बाहर कर, 1 कॉमन नहीं, किसको 1 +1 0, इसका मतलब प्लस वेक्टर 0 0 4 0 4 0, बस अपना काम बन चुका है।
ठीक, बोल ऊपर से नकार सकते थे यहीं से, लेकिन फाइनल तक पहुंचा करके नकार रहे हैं। अब गौर करना, ये जो कुछ भी लिखा है, तुम c की वैल्यू 0 ले लो 0, तो c की वैल्यू को 0 लेते ही ये पूरा का पूरा वेक्टर क्या हो गया, 0 वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर तो हमेशा बचा रहेगा। मतलब H7 में जो भी आ रहा है, H7 में जो भी आ रहा है, हम ऐसे लिखेंगे H7 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, पहली बार स्पैन ऑफ वेक्टर -1 1 1, ये हुआ, और प्लस इधर वाला वेक्टर 0 4 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने मल्टीपल सोच सकते हो वो सारे सोच लो, लेकिन हर बार हर मल्टीपल पर 0 4 0 ऐड करोगे। तो ये बताओ, जिस दिन इसमें 0 वेक्टर को रख भी दिए तो 0 वेक्टर में ऐड होकर के उसको 0 4 0 बना देगा कि नहीं? तो क्या इसमें कभी ओरिजिन बिलोंग करने वाला है? नहीं, ओरिजिन क्या इसको सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं करेगा। और जिसमें अगर पी स्क्वायर वाला केस ले लें तो जैसे मैट्रिक्स स्क्वायर बन जाए और हाँ। ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए, इधर क्या रखोगे? इधर क्या रखोगे, 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो नॉन जीरो रखोगे। अब सोचो, जिस दिन तुम इधर नॉन जीरो रखोगे, बवाल देखना क्या है, उस दिन तय बात है सब स्पेस तो नहीं बनने वाला। नहीं सर, जैसे 3 इक्वेशन लूं हाँ और तीनों जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊं हाँ। तो सॉल्यूशन ट्रिवियल आ जाए और हर एक बी के लिए कंसिस्टेंट हो जाए। अच्छा सुनो, तुम सॉल्यूशन को ट्रिवियल बोल करके हर बी के लिए कंसिस्टेंट कहना चाहते हो। मतलब तुम H7 को कुछ ऐसा कह रहे हो कि जो मैट्रिक्स बने, रैंडमली एक मैट्रिक्स सोच के बोलो अपने आप से। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे इसके बारे में। ये हाँ तो जो डॉटेड लाइन के इधर तुम रख रहे हो, इधर तुम 0 0 0 तो रख नहीं रहे हो, इधर तुम एक नॉन जीरो रख रहे हो। हम कह रहे हैं वो सॉल्व करते करते आखिरी में नॉन जीरो बचा रह जाता है। चलो कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट है, लेकिन इसकी वजह से जब जब सॉल्यूशन सेट निकलेगा, जब तो ये 4 प्लस समथिंग होगा कि नहीं होगा? 4 प्लस समथिंग इसमें कभी ओरिजिन को आने नहीं देगा। ओरिजिन आएगा नहीं तो सब स्पेस को जो पहली रिक्वायरमेंट आइडेंटिटी की है वही नहीं बोलेंगे, और आइडेंटिटी मिलेगी नहीं तो आगे बढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, सेट बन करके रह जाएगा। सर इसमें जैसे आप ये थर्ड वाला जो सी है, हाँ ये इसका किसी का एलडी हुआ होगा तभी आप ब्रेक किए हैं, तो इसमें तो एलडी वाला कंडीशन तो आया नहीं, ब्रेक कैसे करेंगे? तो काय नहीं ब्रेक होगा। चलो तुम्हारे हिसाब से हम एक ऐसे रफली इक्वेशन ले लेते हैं। H7 इज द कलेक्शन ऑफ ABC, ठीक, सच दैट A + 2B - C = 0। एक दूसरा हम इसी में ले रहे हैं A + 3B - 2C = 4। दूसरा, तीसरी शर्त कोई बोल दो, कोई बोलो। A + B + C = A + B + C = 0 ले लें। 0 लेते हैं। चलो तो तुमको ये पता करना है H7 सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ यही ना? सीधे इनकार करो, नहीं बनेगा। हाँ इसलिए नहीं बनेगा, ये सामने बैठा है। सोचो ओरिजिन 0 0 0 इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी भी 0 तो हो नहीं सकता। ये मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, जैसे कि डायरेक्टली इसको देख के इनकार मतलब सब स्पेस है या इसकी बेसिस नहीं बता सकते कि चेक कर लीजिए। ऐसा केस आएगा तो डायरेक्टली देख के इनकार, डायरेक्टली देख के इनकार। इधर नॉन होमोजीनियस के साथ आ गया, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट। वापस वर्डिंग याद करना, थ्योरम भूले पड़े हो, वो थ्योरम कहती थी, हम याद दिला रहे थ्योरम। कहा गया था कि अगर आपको होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट पता हो तो आप नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन सेट को बोल सकते हो, लेकिन तब जब आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेक्टर भी पता होना चाहिए था। हम फिगर बना रहे हैं तब तुमको भी और याद आएगा। वेक्टर v + p करके कर लेते थे, लाइन ये ऐसा होता था, हम कहते थे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता है तो उसका जो आंसर होता है वेक्टर p + vh होता था। VH होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट, यानी VH के हर सॉल्यूशन पर p वेक्टर को ऐड करते थे। तो जब p ऐड करते थे ये ऊपर शिफ्ट हो जाता था। अब सोचो जो ऊपर शिफ्ट हो गया उसने ओरिजिन को छोड़ दिया, ओरिजिन के घर में रहोगे तब तो सब स्पेस की गुंजाइश है, और ओरिजिन ही छोड़ करके उठ गए तो मेन आइडेंटिटी ही खो दिए, और आइडेंटिटी खो दिए तो आज की तारीख में कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना जब इधर होमोजीनियस के साथ नॉन होमोजीनियस का मिक्सचर हो जाए ना, बवाल है, सीधा इनकार करो, नहीं बनने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लियर है? ये मेन फिगर ये है इसका, यही है। और एक चीज जान, जब यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होमोजीनियस लगेगी, होमोजीनियस, उस वक्त 99.99% के केस में
ना, कन्फर्म है। एक बार ये दशमलव वाला परसेंट हम बस जानबूझ के बचा लेते हैं, कभी कुछ टकरा गया अपने से ना, तो ताबते तूफान की तरह तहस नहस ना हो, उधर थोड़ी बचा के रखें। चल फिलहाल अपने पे आते हैं। H7 जो दिया गया था, शर्त क्या थी इसकी H7 की? ABC सच दैट A माइनस 3B प्लस C इक्वल टू 0, कॉमा B माइनस 2C इक्वल टू 0, और एक था 2B माइनस C इज इक्वल टू 0। सब स्पेस तो बनाएगा, 200% श्योर है। ठीक, डायमेंशन हाँ सुनो, डायमेंशन के लिए इसके मेंबर तलाश करो, आए कहाँ से हैं? R3 से। ठीक, तो मेंबर सारे R3 से आए हैं, तो मेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन लिख दी है कितनी? 3, माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, नहीं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, अगर गलती कर दे नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस तो कुल कितनी रेस्ट्रिक्शंस नजर आ रही है? 3, तो इसका मतलब 3 माइनस 3 इसकी डायमेंशन कितनी दिखेगी? 0। मतलब ये नल स्पेस होगा, और नल स्पेस भी कैसा कि अपने अंदर केवल किसको रखेगा? सिंगलटन जीरो। गलती हो सकती है, इसीलिए असलियत तो ये है डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। जितनी स्वतंत्र रेस्ट्रिक्शंस लगी है उसको पता करना है। चलो पता करते हैं कौन सी इंडिपेंडेंट है। देखना क्लियरली H7 is solution set of homogeneous system। स्पष्ट है कि जो H7 है वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। और सिस्टम कौन सा है? A माइनस 3B प्लस C इक्वल टू 0, B माइनस 2C इक्वल टू 0 एंड 2B माइनस C इक्वल टू 0। चल इनका सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं, कैपिटल H पता ही चल जाएगा। नाउ कैपिटल A इज इक्वल टू A का कोफिशिएंट 1 0 0, B का कोफिशिएंट माइनस 3 1 2, C के लिए 1 माइनस 2 माइनस 1, और डॉट आर्गुमेंटेड में चेंज कर लें। A डॉटेड लाइन नल, ठीक, इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 3 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 डॉटेड लाइन 0 0 0। चेंज करो फटाफट इसको, काम बन चुका है मेरा। 1 माइनस 3 1 0, इधर से हुआ 0 1 माइनस 2 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे घटा रहे हैं, यानी कि R3 गोज टू R3 में से घट रहा है 2 गुना R2 का, तो 0 2 1 के 2 2 में से 2 गए 0, 2 3 4 माइनस 4, नीचे घटेगा प्लस 4 और ये 3 और 0। आगे बढ़े कि यहीं से जवाब दे दो? जवाब में पाइवॉट ऑल दी 3 कॉलम्स पाइवॉटेड, और 3 के तीनों पाइवॉटेड हो गए, तो इसका मतलब फ्री वेरिएबल की संख्या 0। फ्री वेरिएबल की संख्या 0 का मतलब यहीं से दिस इंप्लाइज दैट Ax इज इक्वल टू नल हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। Therefore H7 is equal to only 0 0 0, that is a zero space। और जीरो स्पेस की डायमेंशन कितनी? डायमेंशन ऑफ H7 is equal to 0। जीरो स्पेस की डायमेंशन भी 0। चेक कर लेना बस, खाली कहीं पर कैलकुलेशन में गलती ना हो। मेरे ख्याल से तो नहीं है, सेम आया। मेरे साथ ब्रह्म वाक्य है, मेरी कैलकुलेशन की गलती। साथ हो गए इसके। छोटा सा ना नोट लिख लो अपने याद रखने के लिए, हाँ, बस अपने याद रखने के लिए।
डायमेंशन ऑफ restricted subspace डायमेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सबस्पेस। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड से मतलब यही समझना कि मतलब उसके ऊपर कुछ शर्तें लगी हुई हैं, उसको बांधा गया है और ये सबस्पेस बनाना चाहिए, क्योंकि सबस्पेस नहीं बनाएंगे तो डायमेंशन की बात करना बेईमानी है। तो सबस्पेस बना रहा है लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ये बराबर होती है डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस और माइनस ठीक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन गिवन सबस्पेस बस ये अपने केस में देखा जाए तो तीन की तीनों शर्तें इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि 3 पाइवट आए थे। 3 पाइवट का मतलब तीनों शर्तें इंडिपेंडेंट, तो 3 - 3 = 0। फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां मतलब 1 से 8 तक में ये लास्ट वाला है, यही एचेट कर दे रहे हैं। आठवें में लिखना, 8वां है H8 = कलेक्शन ऑफ 4 टपल ABCD सच दैट A - 3B + C = 0। सिंगल वेक्टर अलाइन में मान 0 पूरे के लिए कुछ करेगा। एक चीज अब इसमें गौर करना, जो दिया गया है ABCD और शर्त है A - 3B + C = 0। अगर अभी देखिए एक के शर्त दी गई है, एक ही शर्त है तो अकेली शर्त इंडिपेंडेंट होगी, और अकेली शर्त अगर इंडिपेंडेंट है तो कायदे से 4 - 1 = डायमेंशन 3 आनी चाहिए। हाँ मतलब इंडिपेंडेंट अगर ये जो लिखा गया है, अगर ये फार्मूला बहुत ज़्यादा शुद्ध है, ठीक, ये हम पहले बोले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करना, ये कोई बहुत भरोसे वाली चीज़ नहीं है। भरोसा तो केवल कैलकुलेशन का है बस, आगे और कुछ नहीं है। कहते हैं ना, कोवैक्सीन लगाओ या कोविशील्ड लगाओ, भरोसा ये 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी वाला। हाँ, वरना मरेंगे बुरे तरीके से। ऐसे ना, जब देखो तो आ कहाँ से, मेन वेक्टर स्पेस R4 है, तो 4 - 1 = 3। जरा कैलकुलेट करो, क्या सचमुच यही सही है? बनाइए, सोच करो। अरे क्या पता अपना फार्मूला सही रहे। तीन ही आएगा। बेसिस बोलो, बेसिस। हम फार्मूले को गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ सोच समझ करके ही लिखा गया। बेसिस कितना बोल रहे हो? 1 - 3। पहला वेक्टर बेसिस का बोल रहे हो? 1 हाँ 1 1 0 0 0 0 0 0। सर डायमेंशन 1 उसके बाद अगला क्योंकि सबसे Zero। बात कर रहे हैं। 0 -3 -3 उसके बाद 0 0 0 0 और 0 0 0 0 1 1 0। ये तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन 3 होगी। इंडिपेंडेंट तो है ही है, इनकी पहली एंट्री है, इनकी नहीं है,
इनकी दूसरी एंट्री है, इनकी नहीं है, इसकी तीसरी एंट्री है, इसकी नहीं है, अब थर्ड एंट्री ना, हाँ ठीक है, इनकी 0 0 है, डायमेंशन 3 फार्मूले के हिसाब से सही, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। कमलेश तुम कहाँ कंफ्यूज हो? सर हमें ABC चाहिए ना, ABCD। डी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आजाद ख्यालात है। ABCD चाहिए। हाँ तो वैसे भी यहाँ से देखो एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ से जैसे कोई भी, जैसे ए को चाहे डिपेंडेंट कर लो, a = 3b - c कर लो, वहाँ पे एक कम हो जाएगा, या c को इधर रख के a - b उधर कर लो, करोगे एक छूट जाएगा, एक डिपेंडेंट हो जाएगा। सुनो, याद रखिए वो कंफ्यूज कहाँ पे है, इधर भी। हम इसको फार्मूला मिटा दे रहे हैं, इसकी अपने को बहुत खास जरूरत नहीं, करेंगे हम लोग हमेशा कैलकुलेशन का ही काम। देखो सबसे शुद्ध भाषा वाला अपनाओ, कुछ नहीं आ रहा, बस खाली कैलकुलेशन आगे बढ़ा दे रहे हैं। हम सीधे सीधे बोल रहे हैं H8 इज द कलेक्शन ऑफ 4 टपल A B C D, लेकिन ये 4 टपल इस तरीके से हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं A - 3B + C = 0 को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब H8 इज सॉल्यूशन सेट, H8 कुछ और नहीं, सॉल्यूशन सेट है, किसका? सॉल्यूशन सेट ऑफ A - 3B + C = 0 का, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अच्छा सोचो, इसका जब उसका सॉल्यूशन सेट निकालोगे तो इसके सॉल्यूशन सेट में फ्री वेरिएबल की संख्या बोलो, 2। ये देखो ऐसा मैट्रिक्स में चेंज कर दो, चलो और आसान ला रहे, मैट्रिक्स में ले आ रहे हैं, दैट इज इसका सॉल्यूशन सेट 1 - 3 1, यही इतना, और इधर के हिस्से में क्या चलेगा, A B C = 0 मीटर, इतना। डी के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं आज की तारीख में। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ से केवल और केवल पाई वाट कितना आया, 1 पाई वाट आया, 2 फ्री वेरिएबल आ गए, ठीक। सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन होगा A = मतलब H8, अब लिखना, H8 इज द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में कौन कौन है, A B C D है, तो A बराबर देखो कितना है, A बराबर बोलो यहाँ से, फेंको उधर ना, 3B - C, तो A बराबर हुआ 3B - C, मतलब 3B - C, ठीक। अच्छा, B की जगह पर क्या रखा जाए, -a + b/3, कितना, -a + सोच लो, वो रखें कि केवल B को ही छोड़ दें, B फ्री है, ये और ये दोनों कौन हैं, फ्री वाले तो एज इट इज छूट जाएंगे, लो इधर B छोड़ दिया, C छोड़ दिया, इधर फिर से C को छोड़ दिया, और D वाले पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस थी, क्या ये सही चल रहा है, सोच के जवाब देना। H8 is the solution set of this। सर B 0 0 का पहुंचोगे अभी सही सलामत पहुंचोगे। हम खाली ये पूछ रहे क्या ये कैलकुलेशन सही है या गलत है, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। और गलत है तो इसमें गलती कहाँ है, ये तो ऐसे रैंडमली बढ़ा दी गई बस खाली, हम अपने आप से कुछ नहीं करें ये सही है कि गलत है, हम बस तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, डी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 0। सुनो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि H8 के पास 4 एंट्री का वेक्टर आ रहा है, जो रेस्ट्रिक्शंस लग रही है वो केवल 3 एंट्री की वजह से लग रही है। तो सॉल्यूशन सेट H8 इसका सॉल्यूशन सेट है, और जिस दिन तुम इसको ऐसे खाली खाली लेकर के आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी दिक्कत है तुम केवल 3 का लेकर के बढ़े और तुमको चाहिए कितने का, 4 का। तो पहले इसको 4 का बनाओ, ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा सही कर दो, इसको हम ये कर देंगे, दिस इज द A - 3B + C + 0D = 0। अब ये सही हो गया, अब सही है। अब ये कह रहे हैं मेरे अंदर में वही वेक्टर आएंगे जो इस लिखे गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब H8 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ A - 3B + C और +0D = 0, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं अलग से, इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। मैट्रिक्स की दुनिया में बात करें तो सीधे सीधे ये तो हो जाएगा A = सब फेंको इधर 3B - C और फिर कितना -0 × D। एकदम आसान मेथड, जब कुछ नहीं आ रहा तब के केस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ B C D आर फ्री, कोई डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं। इसका मतलब H8 क्या होगा,
अब देखना H8 होगा, H8 इज द कलेक्शन ऑफ A B C D। A बोलो कितना 3B माइनस C माइनस 0D। क्या फर्क पड़ता है, रखे रहते हैं वैसे। अच्छा अगला बोलना B फ्री है तो एज इट इज छूट जाएगा, C फ्री है एज इट इज छोड़ दो, D फ्री है एज इट इज छोड़ दो। सुधार के लिखें, सुधार के लिखें तो लिखा गया 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी प्लस 0 इंटू डी। ये क्या लिखा गया 0 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 0 इंटू डी। ये लिखा गया 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी। ये रहा H एंड दिस इज इक्वल टू H लीनियर स्पैन हो रहा है किसका किसका, B को बाहर निकाले, बोलो क्या लिखा जाए 3 1 0 0 ये आया प्लस C। अगला बोलो माइनस 1 0 1 0। अच्छा D वाले हिस्से में और D बोलो 0 0 0 1 ये आया। बोलो H8 को स्पैन करने के लिए कितने वेक्टर की नीड है, 3 वेक्टर की। तो H8 की डायमेंशन कितनी होगी 3। अब साफ सुथरा दिखा ना। और कायदे से वहीं से बोलना, यहाँ से तुम वहां पहुंच गए ना जहां से सारा सॉल्यूशन सेट। अब मुझको कोई कहे H8 के अंदर के वेक्टर बताओ, हम कहेंगे पहले वाले का जो मर्जी मल्टीपल ले लो H8 का मेंबर होगा, दूसरे का जो मर्जी मल्टीपल ले लो H8 का होगा। यहाँ और एक चीज H8 अपने अंदर में पूरी एक एक्सेस रख रहा है। देखो कौन सी एक्सेस रख रहा है, पूरी एक एक्सेस अपने अंदर में समेटा हुआ है, बड़े साफ तौर पे दिख रही है। एक एक्सेस को पूरा समेटा है, बाकी और इधर उधर की चीजें हैं उसके पास। अरे ये पता करो किस डायमेंशन से आ रहे हो। पहली एक्सेस को x1 कहो, दूसरे को x2 कहो, तीसरे को x3, तो चौथी एक्सेस कौन होगी x4। x y z 3 एक्सेस हो गई। अपने लोग अब x y z बोल नहीं सकते तो x4 वाले को देखो चौथी एक्सेस है कि नहीं है। ये रख लिया तो इसका सारा मल्टीपल रख लेगा, मतलब 0 0 0 2 भी H8 का होगा, 0 0 0 5 भी H8 का होगा, 0 0 0 1/2 भी H8 का होगा। इसका मतलब कम से कम एक x4 वाले को तो पूरा समेट लिया है, बाकी तो ये अट्ठा ही रखा है, उसकी पावर नहीं। मतलब समझे, यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ H8 इज इक्वल टू कितना 3। और फार्मूला वेरीफाई हुआ, फार्मूला सही है। इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस एक थी, जिस वेक्टर स्पेस के मेंबर थे वो R4 था, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। हालांकि इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती ना, ऐसे ही सीधे सीधे बोल सकते हैं होमोजीनियस रेस्ट्रिक्शंस है, सब स्पेस बनाएगा और होगी डायमेंशन 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। इतने पे इसको रोक देते हैं, फिर आगे की बात कल की जाएगी।